आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल को ऑफिस से लौटते हुए बहुत रात हो गई थी। वो तेज रफ्तार से कार चलाकर घर वापस जा रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और हवा भी काफ़ी तेजी से चल रही थी। राहुल का ऑफिस उसके घर से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। ऑफिस में बहुत काम होने के कारण वो आज ऑफिस से देर से निकला था। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था जिससे वो घर जल्दी पहुंच जाए। जिस रास्ते से वो ऑफिस जाता आता था वहां बीच में बहुत घना जंगल था जो कि करीब 1 किलोमीटर तक था। और उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि ये भूत प्रेतों की बस्ती है। रात को उधर कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। राहुल को ये सब सोचकर डर लग रहा था। उसने तेज आवाज में गाने लगा दिए और सुनने लगा। बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और कार की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी कि तभी अचानक एक आदमी कार के सामने आ गया। राहुल जब तक कार को रोकता तब तक उस आदमी को टक्कर लग चुकी थी। राहुल ने जल्दी से कार रोकी और भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया उसे देखने के लिए। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचल गया था लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। राहुल ने जल्दी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फोन लेने कार की तरफ गया और वापस आया तो वो भौचक्का रह गया क्योंकि वो आदमी वहां था ही नहीं। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कोई आदमी जिसको इतनी चोट लगी हो वो कैसे उठ सकता है। वो थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने लगा कि तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी पत्नी रमा का था। वो उठा और घर की तरफ चल दिया। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग गया था। रात के करीब 1 बजे वो घर पहुंचा। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी रमा एक बूढ़े से आदमी को लेकर आई और बोली, राहुल, ये रमेश काका है। ये कल रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल ने कहा, ठीक है। रमेश काका के बाहर जाने के बाद राहुल ने रमा से कहा, ये किसी को भी घर के बिना समझे ऐसे घर में नहीं लाना चाहिए। तुम बहुत नासमझ हो, कुछ समझते नहीं हो। लेकिन रमा नहीं मानी और रमेश काका को घर पर रख लिया। उसी रात रमा और राहुल सो रहे थे कि तभी रमा को किचन से कुछ बर्तनों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बर्तन धुल रहा हो। रमा ने लाइट जलाई और किचन की तरफ गई तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि किचन की टंकी के पानी से पानी की जगह खून निकल रहा है और पूरा सिंक खून ही खून लगा हुआ है। तब तक राहुल आ गया। उसने पूछा कि क्या हुआ तो रमा ने बताया जो उसने देखा। लेकिन राहुल को वहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। राहुल ने रमा को समझाया कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो सो जाओ। उस रात रमा बहुत डर गई। अगली रात भी वही आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि आज रमेश काका बर्तन धो रहे हैं। उसने कहा, काका, रात के 2 बज रहे हैं और आप इस वक्त बर्तन क्यों धो रहे हैं? रमेश काका कुछ बोले नहीं। रमा ने फिर कहा, काका, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? जैसे ही काका ने मुड़कर देखा, रमा उनको देखकर बहुत घबरा गई क्योंकि उनका पूरा चेहरा कुचला हुआ था और पहचान में नहीं आ रहा था। रमा समझ चुकी थी कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक भूत है। उसने हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तब तक राहुल भी वहां आ गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो भूत हवा में धुआं हो गया। उन दोनों को लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया, मगर ऐसा नहीं था।
उसके बाद भी कई दिनों तक उनको अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहीं। बाद में राहुल एक तांत्रिक बाबा को पूरी सच्चाई बताई, जिसके बाद बाबा ने राहुल को एक ताबीज़ दिया और उस ताबीज को कभी भी अपने से अलग करने को मना किया, जिसके बाद सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वीरू बाइक चला रहा था और किशन वीरू के पीछे बैठकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल वो दोनों अपने एक तीसरे दोस्त समीर के नए घर की पूजा में गए हुए थे और अभी फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे हैं। हालांकि समीर ने दोनों को उसके नए घर में रुकने के लिए कहा था, पर क्योंकि कल ही कॉलेज में दोनों का एग्जाम था, इसलिए दोनों समीर को मना करके घर के लिए निकल गए। बाइक चलाते हुए ही वीरू ने एक नज़र अपनी हाथ घड़ी पर डाला तो समय देखकर हैरानगी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। वक्त पानी की तरह बह रहा था, जो कि गर्मी के मौसम में स्वाभाविक ही था। वीरू अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे किशन ने कहा, समीर ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया है, मगर बहुत ऑफ एरिया में क्यों? इस पर वीरू बोला, बात तो तेरी ठीक है, पर आने वाले कुछ सालों में ये एरिया भी लोगों से भर ही जाएगा। दरअसल वो दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फिलहाल वो दोनों जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। बहुत देर से उन दोनों को कोई दुकान भी नहीं दिखा था जहां वो दोनों थोड़ा ब्रेक ले सकें, मगर ज्यादा देर तक ये परेशानी टिकी नहीं। थोड़ा और आगे जाते ही उन दोनों को सामने की तरफ एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान नजर आया। उन दोनों ने सोचा क्यों न यहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ ठंडा वंडा पी लिया जाए, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक को ठीक उस दुकान के पास रोका और दुकान के अंदर चले गए। वहां आसपास 2-4 घर भी थे। अभी वो दोनों दुकान की एक चेयर पर बैठकर ठंडा पी ही रहे थे कि तभी उस दुकानदार ने उन दोनों से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुकानदार की बात सुनकर किशन ने जवाब दिया, जी हम तो बेलपुर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार ने कहा, बेलपुर? अच्छा, शॉर्टकट रास्ते से जाइएगा? इस पर वीरू ने दुकानदार से पूछा, शॉर्टकट रास्ता? कौन सा शॉर्टकट रास्ता? हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से बेलपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है, हमें पता नहीं था। इस पर दुकानदार ने कहा, शॉर्टकट रास्ता तो है, मगर उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर किशन बोला, अच्छा वो रास्ता किधर है, बस आप हमें इतना बता दीजिए। किशन की बात सुनकर दुकानदार ने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। पूरा रास्ता उन दोनों ने समझ लिया, जिसके बाद वो दोनों मुश्किल से 5 मिनट ही उस दुकान में रहे होंगे और फिर दुकानदार के पैसे चुकाकर दोनों बाइक पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक वीरू की घड़ी में 10:30 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। तभी किशन ने बाइक चला रहे वीरू से कहा, वो दुकानदार ने जो रास्ता बताया समझ लिया ना तूने? इस पर वीरू ने कहा, हाँ समझ लिया, पर उसने तो कहा था कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ ना यार, हम लोग सीधे रास्ते से ही चलते हैं। इस पर किशन ने कहा, अबे नहीं यार, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे
और कल एग्जाम भी तो है हमारा। जितना जल्दी घर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीरू को भी लगा किशन ठीक ही बोल रहा है, इसलिए वो भी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद उनकी बाइक उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता सीधा जाता था और एक शॉर्टकट, लिहाजा वीरू ने बाइक को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो शॉर्टकट रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और घने जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वीरू ने किशन से कहा, भाई इस रास्ते पर जाना है, छोड़ना यार, वापस लौट जाते हैं। मगर किशन वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने वीरू की एक ना सुनी और चुपचाप उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। वीरू उसकी बात मानकर चुपचाप बाइक चलाता रहा। हालांकि वीरू भी डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं उस रास्ते पर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से आती किशन की एक आवाज ने उसकी सारी बेचैनी को जैसे खत्म कर दिया। वीरू वो देख, इस रास्ते पर किसी का घर भी है और तू इस रास्ते से आने से डर रहा था। वीरू ने रोड के एक किनारे पर देखा तो सच में रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी सी औरत झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर वीरू मन ही मन में मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो कितना डरपोक है। छोटी छोटी बातों में वो कितना डर जाता है। मगर वीरू को एक और बात ये भी अजीब लग रही थी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अपने घर के बाहर झाड़ू क्यों लगा रही है। आमतौर पर तो झाड़ू शाम को लगाया जाता है। खैर, वीरू ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाइक चलाता रहा। उस रास्ते को लेकर वीरू के मन में जो डर था वो अब पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। मगर उसे पता नहीं था कि असल डर से तो अभी उसका सामना ही नहीं हुआ है। आने वाले खतरे से अनजान वीरू और किशन गाना गुनगुनाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीरू की नज़र रोड के किनारे बनी उसी झोपड़ी पर गई जिसे अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों पार करके आए थे। इस झोपड़ी के बाहर भी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? जिस चीज को वो लोग पार कर चुके हैं वही चीज दोबारा कैसे दिख सकती है? वीरू का डर अचानक से 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कांपती आवाज में पीछे बैठे किशन से कहा, भाई वो देख, फिर से वही झोपड़ी बुढ़िया। वीरू की बात सुनकर किशन ने उस तरफ देखा। पहले पहले तो वो भी थोड़ा चौंक सा गया, पर क्योंकि किशन बहुत ही हिम्मत वाला था इसलिए उसने वीरू से कहा, जरूरी थोड़ी है ये वही झोपड़ी और वही बुढ़िया हो, हमने उस बुढ़िया को करीब से थोड़ी देखा है। किशन ने वीरू का डर कम करने के लिए ये बोल तो दिया था, मगर वो भी समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। वीरू भी अब काफी डरने लगा था, मगर उन दोनों के पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के दूसरा कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने वही किया। उस झोपड़ी को पार करके वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उन्हें तीसरी बार वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। अब तो वीरू की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, मगर किशन वो अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था। उसने वीरू को बोलकर बाइक को उस झोपड़ी के पास रुकवाया और फिर वीरू से कहा, जरा अपनी हाथ घड़ी देना तो। वीरू इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे अपनी हाथ घड़ी पकड़ा दी। किशन ने वीरू के हाथ से घड़ी लिया और उस घड़ी को उस झोपड़ी के पास जमीन पर फेंक दिया और वीरू से आगे चलने के लिए कहा।
वीरू को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये किशन कर तो कर क्या रहा है, मगर उसके पास किशन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने बाइक को आगे बढ़ा लिया। वहां से कुछ आगे जाते ही उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। उस झोपड़ी के पास ही में वीरू की घड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। वीरू ने अपनी घड़ी के पास बाइक रोका और बाइक से नीचे उतरकर किशन घड़ी को देखने लगा। किशन ने जब घड़ी को हाथों से उठाकर वक्त देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि जब उसने घड़ी को जमीन पर फेंका था तब भी वक्त 12:05 का ही हो रहा था। किशन समझ गया कि वो लोग छलावे के जाल में फंस चुके हैं और अब उनका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी किशन ने वीरू से कहा, देख तू डर मत, बस तू बाइक चलाते रहना। मैं जब तक बाइक रोकने के लिए ना कहूं तू बाइक मत रोकना। चूंकि किशन एक पंडित का लड़का था तो वीरू का इस पर विश्वास करना बनता भी था, जिस वजह से वीरू ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वीरू ने जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया तभी किशन ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से भभूत की पुड़िया निकाली और भभूत को रास्ते पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रहा था, मगर जैसे जैसे वो बोल रहा था वीरू को उस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। और इस तरह से उस रात किशन की समझदारी के चलते दोनों की जान बच गई। मगर वो रास्ता कहते हैं कि उस पर अभी भी छलावों का राज है और रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।